हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और पीडीएफ चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको ये आर्ट्स नहीं सर्च करना है, सिर्फ आपको कृष्णा एजुकेशन सर्च करना है, क्योंकि चैनल का नाम बदल दिया गया। क्यों बदला गया, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उसको देखकर वीडियो की चैनल के नाम को क्यों बदला गया वो समझ सकते हैं। ये पुराना मैंने कुछ दिनों पहले पीडीएफ बनाया था, तो उसी पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2 का चौथा पाठ नगर कहानी का संपूर्ण व्याख्या करवाने वाला हूँ। अर्थात आज मैं आपको इस वीडियो में नगर कहानी पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी वर्णिका भाग 2 के किसी अन्य पाठ की व्याख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर या फिर लघुत्तर प्रश्न उत्तर के वीडियो को देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी वर्णिका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघुत्तर प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ की किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में इस कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जो नगर कहानी है, इस नगर कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक है सुजाता। तो सबसे पहले हम आपको इस कहानी के लेखक के बारे में अर्थात सुजाता जी के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उन्होंने किन किन भाषाओं में रचनाएं की, उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनकी प्रकाशित रचनाएं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप सुजाता जी के बारे में समझिए, उसके बाद इस नगर कहानी को पढ़ेंगे। आपको करना क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसेंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में ही हम आपको ये पूरा पाठ बिल्कुल अच्छे से समझा दें और पाठ समझने के बाद ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना रहे जो आपसे ना बन पाए। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ये लेखक के बारे में, सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़िए, उसके बाद ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, फिर इस कहानी को शुरू करेंगे। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें करैलान सेवन कप्पू, कनवूत, तोरिल साले आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साझा संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के जमुना है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी की रचयिता है सुजाता। और सुजाता जो है उनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता नाम सुनने में आपको लग रहा हो लड़की जैसा, लेकिन ये लेखक थे, अर्थात ये एक पुरुष थे। इनका वास्तविक नाम था एस रंगराजन। सुजाता से ये प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विषय वस्तु के द्वारा तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए थे। इनकी जो रचनाएं थी वे खूब प्रसिद्ध हुई थी, खूब लोगों में पसंद की गई थी, खूब लोकप्रिय हुई थी। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने। चलचित्र कहा जाता है शॉर्ट मूवी को, तो शॉर्ट मूवी भी इनके उपन्यासों पर बने। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें करैलियान सेवन कप्पू और कनवूत, तोलिल साले आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुए। यह जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं नगर कहानी, इस कहानी को आधुनिक तमिल कहानी नेशनल ट्रस्ट बुक से साझा संकलित है। अर्थात एस रंगराजन जी ने इस नगर कहानी को तमिल भाषा में इसकी रचना की थी, लेकिन इस कहानी का जो हिंदी अनुवादक है वे के जमुना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नगर कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है, तो के जमुना है। इन्होंने ही इस कहानी को हिंदी में रूपांतरित किया है और जिसके माध्यम से हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, टाइम अधिक लगेगा, लेकिन आप पैसेंस के जरिए माइंड को कंसंट्रेट करके कहानी को अच्छे से सुनते हुए चलिएगा तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको वीडियो को पूरा भी देख लीजिएगा और समझ भी आएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बना लीजिएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। कोल्ड वेल होना चाहिए था, काल्ड वेल है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो आपका बुक होता है, बुक के सेम चैप्टर को मैं टाइप करके यहाँ पढ़ाता हूँ, क्योंकि बुक का जो पेज होता है उस पर भी मैंने पहले वीडियोस बना रखा है, उस पर वीडियोस अच्छी नहीं बनती, आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने टाइप करके इसमें बनाया। तो कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। जो मदुरई है वह पांड्यों लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लिखित अंग्रेजी द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाला लोग तमिल लोगों का मदुरई है। अर्थात ये जो मदुरई है, जहाँ जन्म हुआ था तमिलनाडु में, इनका
एस रंगराजन जी का। तो वे कहते हैं कि कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है कि मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश के प्राचीन मानचित्रों में इसका जो नाम है वह मत्था नाम से उल्लिखित है। अंग्रेजों द्वारा इसको मदुरा कहा गया और यूनानी जो लोग थे उन्होंने इसको मेदुरा कहा था, और इन सभी कहे जाने पर जो वहाँ के तमिल लोग थे उन्होंने उसको मदुरई कहा है। तो ये तमिल लोगों का मदुरई है। दीवार पर मोटे अक्षर में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम लेडी तंबाकू की एड ब्रांड बेसियर्स सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं। हाजी महसूस की कपड़ों की दुकान कपड़ों का सागर, 30 सितंबर 1973 को नास्तिक लोग आग की हड्डियां लेकर चलेंगे। ये सभी जो है मोटे मोटे अक्षर में पोस्टर लगे हुए हैं वहाँ। अब शुरू होता है यहाँ से कहानी। मदुरई नगर में एक साधारण दिन। हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। मनुष्यों के जो बदले थे वे घड़े लाइन लगाकर, अर्थात सभी का बर्तन होता है वे पानी भरने के लिए खड़े रहते हैं तो घड़े लाइन लगाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। पांडियन परिवहन निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल की धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निक्कर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्राउनीय गति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। ब्राउनीय गति सिद्धांत ये एक फिजिक्स का चैप्टर है। ये सिद्धांत आप पढ़िएगा 12th क्लास में। तो वैसे आप 10th क्लास में, जब 12th क्लास में आप साइंस लीजिएगा तो उसमें इस सिद्धांत को पढ़िएगा तो लेखक को लगता है कि ये सभी लोग इसी सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। खादीधारी लोगों का एक जुलूस जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बैगी नदी का पुल, यही है मदुरई। ये मदुरई के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि मदुरई की सड़कों पर किस तरह से सभी लोग नल के आगे लाइन लगाकर घड़े भर रहे थे, मतलब पानी भर रहे थे। कुछ जो बच्चा था वह बिना टिटनेस जैसे रोग की चिंता किए मिट्टी में खेल रहे थे। वहाँ की जो बस थी वे स्वदेशी भावना से डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निक्कर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले मनुष्यों और वाहनों को नियंत्रित कर रहे थे। खादीधारी लोगों का एक जुलूस था जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा था। वे महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं और मानो रेंग रहा था, अर्थात वे जुलूस निकाल रहे होंगे। तो चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बैगी नदी का पुल, यही है मदुरई। ये मदुरई का वर्णन इन्होंने इन 2 पैराग्राफ के माध्यम से किया कि मदुरई है कैसा। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है, अर्थात जो लेखक की कहानी है रंगराजन की, वो ऐसी लड़की से तात्पर्य इनका कहानी का जो लड़की आज ही इस नगर में आई है, अर्थात आज से पहले वह इस मदुरई नगर में कभी भी नहीं आई थी। वल्ली अम्माल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल में बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पापाती को बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाए जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले, सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। पापाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 6 डॉक्टर उससे घेरे खड़े थे। पापाती लगभग 12 साल की थी। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी। नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था। छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पुतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पापाती बेहोश सी पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। अर्थात ये जो लड़की थी जो पहली बार मदुरई में, उस लड़की का नाम था पापाती और उसकी माँ का नाम था वल्ली अम्माल। तो जो वल्ली अम्माल है उसकी बेटी पापाती को गांव में ही बुखार लग जाता है और जब वह गांव के डॉक्टर के पास उसको लेके जाती है तो गांव वाला डॉक्टर जो रहता है वो उसको एक ही बात कहता है, डरा उसको देता है कि वे बोले कि सुबह की, उसको कहता है कि तुम सुबह की कल पहली बस पकड़ो और झटपट इसको अस्पताल ले जाओ। तो पापाती जो है वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई, अस्पताल में किस प्रकार का उसका दृश्य, उसके दृश्य का वर्णन इसमें किया गया कि पापाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। 6 डॉक्टर उसे खड़े थे। पापाती कितने साल की थी? तो 12 साल की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। पापाती कितने वर्ष की थी? तो पापाती 12 वर्ष की थी। तो उसको लोग चारों तरफ से देख रहे थे। छाती तक उसको चादर ओढ़ाया था। उसमें से बाहर से निकले हुए जो उसके हाथ थे वे दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पापाती बेहोश सी पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था, अर्थात पापाती जो थी उसको बुखार लगा हुआ था। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, गालों को उंगली से दबाकर देखा, खोपड़ी की उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा लाकर लौटे थे।
स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे, वे प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दी। अर्थात वे इंग्लिश में बोलते हैं। जो डॉक्टर हैं वे कभी उसकी आंखों की पलकों को उठाकर देखते हैं, कभी उसका सिर घुमाकर, कभी उसको गालों को उंगलियों से दबाकर, खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण कर रहे थे। वे जो बड़े डॉक्टर थे वे विदेश से डॉक्टर का अर्थात शिक्षा पाकर लौटे थे। वे स्नातकोत्तर कहा जाता है, जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको वे पढ़ाते थे, अर्थात वे कक्षाओं में प्रोफेसर थे जो उनका निरीक्षण कर रहे थे। तो उनके चारों तरफ जो खड़े डॉक्टर थे और उनके जो छात्र थे वे उसको देखकर बोले उस लड़की को, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, अर्थात इसको मेनिंजाइटिस का रोग है, इसका जो केस है मेनिंजाइटिस है, नोटिस दे, इसको नोटिस किया जाए। एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ये इंग्लिश का वर्ड है, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दे, इसको ध्यान किया जाए कि इस जो लड़की है इस लड़की को मेनिंजाइटिस का रोग है। वल्ली अम्माल ने समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। वल्ली अम्माल जो उसकी माँ थी वह उन अंग्रेजों की बात को, अर्थात अंग्रेजी में बोल रहे थे, उनकी बातों को वह समझ तो नहीं रही थी, लेकिन वह उनकी बातों को सुनकर चिंतित हो गई थी और चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर ओप्थलमस्कोप की सहायता से, ओप्थलमस्कोप एक डिवाइस का नाम है जिससे शरीर की किसी अंग का विवरण निरीक्षण किया जाता होगा, तो उसकी सहायता से लड़की की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। टॉर्च की रोशनी फेंक कर यह देखा कि उसकी पुतलियां हिलती है या नहीं। फिर अपनी अपनी कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणी लिख ली। अर्थात वे सभी प्रोफेसर थे, उन्होंने उसका निरीक्षण किया और जो जो कमी दिखाई दी उन्होंने अपने कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार उसकी टिप्पणियाँ लिख ली। बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए कि इसे एडमिट कर लें। वल्ली अम्माल ने बारी बारी से उनके चेहरों की ओर देखा। डॉक्टरों में से एक बोला, माताजी, इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वह देखिए, वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके पास जाइए। आपकी चिट कहाँ है? वल्ली अम्माल के पास चिट नहीं थी। अर्थात वे जो बड़े डॉक्टर थे वे उनको बताएं कि आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको इसको अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वो जो सज्जन बैठे हैं उनके पास जाइए, बताइए आपकी चिट कहाँ है। तो वल्ली अम्माल के पास तो कोई चिट नहीं थी। कोई बात नहीं, वल्ली अम्माल के पास चिट नहीं थी तो बड़ा डॉक्टर बोला, कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार तू चल। बाबूजी इस तरफ से। वल्ली अम्माल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? पहले इसे एडमिट करवा दे, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। अर्थात डॉक्टर धनशेखरन कहते हैं कि डॉक्टर धनशेखरन, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरफ वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने वल्ली अम्माल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे ओ हरामजादे, वह रजिस्टर उठा दे। वल्ली अम्मा, अर्थात जो श्रीनिवासन था वह वल्ली अम्माल की ओर देखता है और उसको कहता है, अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या? पूछता है। तब वह दूसरे को बोलता है, अरे हरामजादे, वह रजिस्टर उठा दे। तब वल्ली अम्मा कहती है, वल्ली अम्मा, अर्थात तो अपने नाम बताती है। तब फिर से वह पूछता है, पेशेंट का नाम? तो फिर वे कहते हैं, वे मर चुके हैं। श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा, पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है? तब वह वल्ली अम्माल बोली, मेरी बेटी को। अर्थात तो पहले जब वह पूछे, उसको बुलाकर उसने पूछा, वल्ली अम्माल पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ महिला थी। तो जब उसे पूछा गया तुम्हारा नाम बताओ, तो वह बोली वल्ली अम्मा, क्योंकि उसका नाम वल्ली अम्माल था। तब वह पूछा, तुम्हारा नहीं, पेशेंट का नाम बताओ। पेशेंट इंग्लिश में, हिंदी में रोगी को कहा जाता है। पेशेंट को इंग्लिश में कहा जाता है, पेशेंट रोगी को बोला जाता है। तो वह रोगी का नाम पूछ रहा था, क्योंकि जब एडमिट किया जाता है तो रोगी का नाम लिखा जाता है उसके स्लिप पर। तब उनको लगा कि पेशेंट वे पति का नाम पूछ रहे हैं। तब वह बोली, वे मर चुके हैं। इससे पता चलता है कि वल्ली अम्माल के पति नहीं थे, वह विधवा औरत थी, तो वे मर चुके हैं। तब श्रीनिवासन ने उसकी ओर सिर उठाकर देखा और बोला, पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती कराना है? तब वह बोली, मेरी बेटी को। तब फिर से श्रीनिवासन ने पूछा, नाम क्या है? तो फिर से वह बोली, जी वल्ली अम्मा, क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है? तो फिर से वह पूछता है कि उसका नाम क्या है? तो वह फिर से कहती है वल्ली अम्मा। तब फिर वह बोलता है श्रीनिवासन की, क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है, रोगी का नाम क्या है जिसको भर्ती कराना है? तब वह बोलती है पापा दी, क्योंकि समझने में उसको देर हो जाता है, वह अनपढ़ लड़की होती है। और इसके जरिए ये जो कहानी का निर्माण किया गया है, जो किया है एस रंगराजन जी ने, उन्होंने इस कहानी को व्यंग्यात्मक बनाने के लिए, अर्थात इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन सभी शब्दों को ऐड किया है। अर्थात इतनी तो अनपढ़ आजकल कोई भी औरत नहीं है कि पेशेंट नहीं समझती होगी। अगर पेशेंट उसको कहा जाए, उसको पता है कि जब अस्पताल में मैं इसको लेकर आई हूँ अपनी बेटी को, तो उसी का नाम पूछा जा रहा होगा, लेकिन व्यंग्यात्मक बनाने के लिए कहानी को इतना कुछ और ऐड कर दिया है। तो वह बताती है पापाती, हे ईश्वर, ये लो, इस चिट को लेकर सीधी चली जा।
वहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें यह चिट दे देना। बच्ची का क्या होगा? तो वह पूछती है बच्ची को क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे। तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यह विजय रंगम कौन है? तब वह दूसरे को पुकारने लगता है, क्योंकि उसका तो काम यही रहता है, नाम पूछना, लिखना और आगे भेजना। वल्ली अमल पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहाँ की लंबी कतार देखकर और वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण जी मचलाने लगा। वह अपने मृत पति पर बहुत गुस्साया, अर्थात उससे अपने मृत पति पर बहुत गुस्साया कि अगर वह रहता भी तो कितना अच्छा रहता, वह अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवा देता। वह चिट सीधी लेकर चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी, अर्थात जो कुर्सी थी, वो कुर्सी का जो पीठ होता है बैक साइड वाला, उस पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों में उस चिट की ओर देखा। माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। वल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँ या फिर बच्ची के पास लौट आऊँ। अर्थात वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं बच्ची के पास लौट जाऊँ या फिर यहीं प्रतीक्षा करूँ। इसने मेरा चिट भी ले लिया। वही बात को सोचकर वह वहीं रुकी रही। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या मैं उन्हें आने में बहुत देर लगी, अर्थात जिसको आने के लिए वे बोले थे कि उस कुर्सी पर आएंगे वही तुम्हारा काम करेंगे, तो वो पूछने में उसको डर लग रहा था कि उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। वेतन के बारे में वो जो सज्जन था वो वेतन के बारे में पूछताछ करता था, अर्थात पूछताछ करके इनकम लिखता था कि जो पेशेंट आया उसका इनकम कितना है। तो वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। आकर कुर्सी पर बैठे। उन्होंने 3 बार नसवार ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बांटकर नथुनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होने चाहिए। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा? अर्थात सभी लोग वहाँ झुंड की तरह खड़े थे, क्योंकि वह तो अपने जो भांजा था उस भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटा था। तब वह बोला कि सभी लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से आओ। 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद 3 नहीं 30 मिनट, मतलब आधा घंटा, ये गलती से मैंने पढ़ दी, अब 3 मिनट 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वल्ली अमाल के हाथ की चिट को जैसे किसी ने छीन सा लिया। इस चिट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। दस्तखत कहा जाता है सिग्नेचर को, इतना तो आप जानते होंगे दस्तखत किसे कहा जाता है। तो उस पर डॉक्टर साहब के सिग्नेचर नहीं थे, तो वह 30 मिनट तक इंतजार करती है लाइन में। फिर उसका चिट वह लेता है, सज्जन जो है, जो अपने भांजे को इलाज करवाया था, तो वह जब देखता है कि डॉक्टर का इसमें साइन नहीं है, तो वह कहता है जाकर डॉक्टर का साइन करवा के लेकर आए। तब वह उससे पूछती है मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा? तब वह पूछते तू कहाँ से आई है? तब वह बोलती है मंगम्मा, वल्ली अम्मा, मंगम्मा, ये दही वाली मंगम्मा खाने का मुझे याद आ गया, तो मंगम्मा नहीं, इसमें वल्ली अम्मा है। तो वल्ली अम्मा बोलती है मूना डिप्टी से। मूना डिप्टी उसके जगह का नाम है, वहीं उसका गांव है, वहीं से आई है। तो वह कहता है अच्छा मुन्ना डिप्टी से, कहकर क्लर्क जोर से हंस कर फिर बोले अपनी चिट मुझे दे दे। अब वह हंस कर बोले अपनी चिट मुझे दे दे। उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दी। उन्होंने उससे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है? तब वह फिर से पूछता है जो सज्जन है कि तुम्हारे पति का वेतन की पूछता है, क्योंकि उसका इनकम पूछना था, लिखना था, तो उसे क्या पता कि यह विधवा इसका पति नहीं है। तब वह उससे भी पूछता है तेरी पति का वेतन कितना है? तब वह बोलते हैं वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है? वे मर चुके हैं। तो फिर से वह पूछता है कि तुम्हारे पति का वेतन कितना है? तब वह कहती है कि वे तो मर चुके हैं, तो वेतन कैसे रहेगा? तब वो समझ जाता है कि इसका पति नहीं है, तो इसका वेतन मुझे पूछना चाहिए। तब वह सज्जन पूछता है कि तेरा वेतन कितना है? तब वह फिर से वही बात बोलते हुए मर चुके हैं। तब उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे महीने में। फिर वह अच्छे से पूछा महीने में कितने रुपये कमाती है? तब वह कहती है जब फसल काटना चाहती हूँ तो वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौक़ों पर बाजार आदि मिलता है, रुपये नहीं मिलते। अच्छा तेरा वेतन 90 रुपये लिख देता हूँ 1 महीने में। वह जो थी वह दूसरों के खेतों में काम करती थी। वह उसको कभी भी वेतन में पैसे नहीं मिलते थे, उसको वेतन के रूप में धान मिलता था, दूसरे मौक़ों पर बाजरा, रागी आदि इत्यादि ही खाने का वस्तु मिल जाता था। तो वह उन्हीं से अपना जीवन यापन करती थी, उसके पैसे की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो वह कहता है कि अच्छा तुम्हारा जो वेतन है वह 90 रुपये लिख देता हूँ, 1 महीने में तुम 90 रुपये कमाती हो। ये जो इससे पहले भी जो ऐड किया गया ये अलग सी बात है, ये सिर्फ कहानी को व्यंग्यात्मक बनाने के लिए कहा गया कि कहानी में इंटरेस्ट जागा हो रहे। और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी में आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। बस अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल अच्छा ये कहानी है। आधा कहानी समाप्त हो गया है, आधा और है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। 90 रुपये जब वह बोलता है कि अच्छा तुम्हारे 90 रुपये लिख देता हूँ, तब वह घबरा जाती है। तब वह बोलता है सज्जन घबरा मत, तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ले इस चिट को लेकर यहाँ से सीधी जाकर बाएं हाथ की ओर मुड़ जा।
दीवार पर तीर का निशान बना होगा, अर्थात आपने देखा होगा अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल या फिर लॉज में जाते होंगे तो एरो का निशान बना हुआ रहता है, तो वही वह बोलता है कि दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहाँ से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्ली अम्माल को किस नंबर, कौन से नंबर वाले कमरे में भेजा जाता है, तो 48 नंबर वाले कमरे में। अच्छे से याद रखिएगा, 48 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एग्जाम में भी आने की इस क्वेश्चन की संभावना रहती है। तो जो पढ़ा हुआ रहता है पार्ट को वही इस क्वेश्चन का सही आंसर टिक करके आता है। तो वल्ली अम्माल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन और अधिक उलझन में पैदा हो गई, अर्थात वह अनपढ़ थी, उसका मन सरल था। जो जो उसको बताया था कि वहाँ जा, वहाँ एरो होगा, वहाँ 48 नंबर कमरा होगा, उसमें चली जाना, तो इन सभी बातों को सोचकर वह और अधिक उलझ गई। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़े की तरह अस्पताल में इधर उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी। उसी समय उसके ध्यान से यह भी बात उतर गई थी कि 48 नंबर वाले कमरे में जाना है, अर्थात पहले तो वह पढ़ना नहीं जानती थी और वह यह भी भूल गई थी कि मुझे जो सज्जन है उसने कहा 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए। अगर वह किसी से पूछती, अनपढ़ भी कोई रहता है, जब उसको पता रहता है कि मुझे 48 नंबर वाले कमरे में जाना, किसी पढ़े लिखे से पूछता है तो वह उसको वहाँ पहुँचा देता है, लेकिन वह यह भी भूल गई थी कि मुझे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। लौट कर उस क्लर्क से दोबारा पूछते हुए उसे डर भी लग रहा था, उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि उससे जाकर दोबारा पूछूं या ना पूछूं। अचानक उसने अपने पास के 2 रोगियों को एक स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उनमें से एक बैठा हुआ था, दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था, दोनों की नाक में नली डाली गई थी। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे कुछ सफ़ेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। वे वेटर होंगे, सामान ले जा रहे होंगे, तो वे भात ले जाते हुए, भात कहा जाता है चावल को, भात ले जाते हुए कुछ सफ़ेद टोपीधारी लोग दिखाई दे रहे थे। सभी प्रकार से सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरनियाँ सामने से निकली। डॉक्टरनियाँ कहा जाता है, डॉक्टरनियाँ जितने भी डॉक्टर होते हैं वे सभी अस्पताल में सफ़ेद कोट को पहनते हैं। तो सफ़ेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह, आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं वे स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले रहते हैं, तो माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरनियाँ सामने से निकली। पुलिस वाले, चाय कॉफ़ी वाले, नर्स, सभी लोग अपनी अपनी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोक कर कुछ पूछते हुए भी उसे डर लग रहा था कि इनसे पूछो या ना पूछो, क्योंकि अस्पताल में या कहीं भी कोई व्यक्ति जाता है तो अपने काम से जाता है, अपने काम को जल्दी कर वहाँ से निकलने की सोचता है। तो सभी लोग अपने काम में जल्दी जल्दी अस्त व्यस्त थे, तो उसे डर लग रहा था कि किसी से पूछूं या ना पूछूं। उसके समझ में नहीं आया कि उनसे वह क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहाँ एक आदमी उसके हाथ की चिट को पीले रंग की बहुत सारी चिट जमा किए हुए था। उसने अपनी चिट उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी चिट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपने बारी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, अर्थात उसने अपना रिसिप्ट जमा करवा दिया, लेकिन वह जो थी मेनिंजाइटिस का रोग था उसको जमा कहीं और करवाना था, लेकिन उसने जनरल में जमा करवा दिया। और जो जमा करने वाला था उसने भी अच्छे से नहीं देखा कि इस पर बड़े डॉक्टर का साइन है, बड़े डॉक्टर ने इसको मेनिंजाइटिस के रोग के लिए भर्ती कराने के लिए कहा, वह उसको रख लेता, उसमें उसको पता नहीं रहता। तो वल्ली अम्माल को पापाती की चिंता सताने लगती है, क्योंकि वह उतनी देर से उसको अकेली छोड़ कर आई है, तो लड़की वहाँ अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चिट इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम पुकार रहा था और उन्हें इसी क्रम में बैठाता जा रहा था। चिट पर पापाती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई है, ले इसे लेकर सीधी चली जा। अर्थात जब वह चिट को पढ़ता है, जब उसका नंबर आता है तो वह देखता है कि ये चिट तो मेरे यहाँ का है नहीं, तो वह कहती है इसे यहाँ क्यों लाई, इसे लेकर सीधी चली जा। और वह चिट वल्ली अम्माल को वापस दे दी। इस पर वह बोली, बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने जाते एक व्यक्ति से रोककर कहा, अम्लराज माताजी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे, क्योंकि वो जो रिसिप्ट था, जो पर्ची था, उस चीट पर कमरा का नंबर लिखा हुआ था 48 नंबर। तो वह एक आदमी को कहता है, अर्थात एक व्यक्ति को कहता है कि अम्लराज इन माताजी को 48 नंबर कमरा दिखा दे। वल्ली अम्माल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जा, ये वहीं जा रहे हैं। अर्थात वह जो आदमी था जिन्होंने चिट को उसको रिटर्न कर दिया, वह उसको बोला कि उस आदमी के पीछे पीछे चली जा, वही जो व्यक्ति हैं वे वहीं जा रहे हैं, उसके साथ तुम भी 48 नंबर कमरे में चली जा। उसे अम्लराज के पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा। वहाँ एक बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चिट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वल्ली अम्माल का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चिट अपने हाथ में ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? वह उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। अर्थात बहिरंग रोगी विभाग था, इससे पहले आपने पढ़ लिया, आपको तो पता है, आप पढ़े लिखे हैं। तो बहिरंग रोगी विभाग से आई हो, तो वह उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए।
इस समय जगह नहीं है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी। तो वह बोलता है कि चिट पर तो लिखा हुआ कि रोगी को एडमिट करो, लेकिन अभी सीट नहीं है, अर्थात अभी जगह नहीं है, तुम कल 7:30 बजे आना, समझी, कल इसको एडमिट कर लिया जाएगा। बाबूजी कहाँ आना होगा? तो वह बोलती है यहीं आना, सीधे यहीं आ जाना, समझी। उस कमरे से बाहर आते ही वल्ली अमाल को अपनी बेटी पापाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता भी नहीं पा सकी। उसको ये भी नहीं पता था कि मेरी बेटी को मैं कहाँ छोड़ कर आई हूँ। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। अस्पताल आप गए होंगे तो आपने देखा होगा एक गलियारा रहता है, सभी कमरे एक जैसे रहते हैं। तो वह समझ नहीं पाई कि मेरी बेटी किस कमरे में। उसको लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए हैं, जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया। एक कमरे में कर्म लेटे छोटे बच्चे अपना मुंह बनाकर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता ही नहीं पा सकी, अर्थात उसको वापस कैसे लौटना ये भी नहीं पता चला। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहाँ से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर बीबी, वहाँ बहुत से डॉक्टर मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसको मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिणित हो गया। वह रोने लगी। उस बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देख आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा, क्योंकि अस्पताल में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो परिजन होता है वह रोता है, तो किसी को पता नहीं चला कि वो रो क्यों रही है। जब वह अस्पताल के बरामदे में बीच में खड़ी होकर रोने लगी तो एक व्यक्ति आया, उसने उसको साइड कर दिया और किनारे पर खड़े होकर रोने के लिए कहा, अर्थात उसको रोने से मना नहीं किया, उसको कहा कि तुम रो और किनारे पर खड़े होकर रो। वहाँ के लोगों को उसका रोना शायद वहाँ फैली रोग नाशुक दवाइयों की गंध के समान सहज स्वभावी लगा। अर्थात सभी लोगों को अस्पताल में अगर कोई आप जाइएगा, कोई रोने लगेगा तो आपको लगेगा उसका किसी परिजन का मृत्यु हो गया इसलिए वह रो रही है। तो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगा कि वो रो क्यों रही है, सभी को लगा स्वाभाविक सा लगा। वही इसमें लिखा हुआ, पापाती पापाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाज़ा पहले भी देखा था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि यहाँ से थोड़ी दूर चलकर उसे दूसरे कमरे से अस्पताल भीतर गई थी, अर्थात अब उसको याद आने लगा कैसे कैसे वह गई थी। उस ओर वह दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है। अब उसे सब कुछ याद आ गया। वह दरवाज़ा बंद था। अंदर एक किनारे पापाती अब भी स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। बाबूजी बाबूजी जरा दरवाज़ा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। अच्छा, दरवाज़ा के अंदर उसकी बेटी पड़ी हुई थी और वह बोलती है कि बाबूजी बाबूजी दरवाज़ा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। ठीक 3 बजे आना। इस समय अब सब कुछ क्लोज हो चुका है। क्लोज मतलब लंच टाइम हो गया होगा और वह भी उसको बोल देता है ठीक 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही। उसकी भाषा वल्ली अमाल को समझ में नहीं आई, अर्थात वह कुछ बोला हुआ इंग्लिश में, उसकी भाषा वल्ली अमाल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूम कर उनके लिए दरवाज़ा वह खोल दिया। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी और अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। ये वन नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पूर्ण विराम है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो वह जब कोई व्यक्ति जाता है, जो पैसा वाला व्यक्ति रहता है, वह पैसे देकर अंदर घुस जाता है। तो पैसे देकर एक व्यक्ति घुसा तो उसके साथ वह भी झटपट चली गई अंदर और अंदर जाकर अपनी बेटी को छाती से लगाया और अकेले ही जाकर बेंच पर रोने लगी, खूब रोई। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त, जो बड़े डॉक्टर थे वे एमडी की कक्षा, वे प्रोफेसर थे, तो वे छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्हें हाल ही ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में उसने पढ़ा था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है? तो 12 साल की लड़की थी, पापाती जो थी। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? जो बड़ा डॉक्टर था उस समय आपने ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, उसमें उसने बोला था धनशेखरन इस केस को मैं ही देखूंगा। तो वह उसी को बोलता है, धनशेखरन क्या आपको याद है मैंने आपको बोला था? तो वह धनशेखरन बोलता है, याद है डॉक्टर साहब। तो वह बोलता है दूसरे को, पाल आप जाकर पता करिए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया।
पाल सीधे नीचे गए। उन्होंने आमने सामने बैठे क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करें बाबूजी, आप लोग एडमिट लिखकर चिट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो वहाँ वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं थी, भीड़ अधिक थी, लेकिन उन्होंने एडमिट बहुत को लिखा होगा, तो इसलिए उन्होंने एडमिट नहीं किया। तब वह बोला, स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उनके परिचित हैं। हाँ हो सकता है, मैं क्या जानूँ, 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों को कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड है। ये इंटरेस्टेड का इंग्लिश में मतलब होता है उत्सुक है, अर्थात उसमें भावुक है, इसमें इच्छा रखते हैं। तो इंटरेस्टेड है क्योंकि जो डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते भी थे। तो वह केस उनके पास पहली बार आया था मेनिंजाइटिस का, और उस केस के वे इंटरेस्टेड थे, अर्थात उसके बारे में और अधिक जानना चाहते थे, उसको दवाई देकर ठीक भी करना चाहते थे। इसलिए वे अपने लिए स्वयं की भावना को उत्कृत करने के लिए, स्वयं को अपना आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात उस केस में अच्छे से पढ़ने के लिए वे उसको बुलाना चाहते हैं, लेकिन वह उसको तो भर्ती करता नहीं। तो वह कहता है कि इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर जो है वह उस केस में इंटरेस्टेड है, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, वैसा कुछ उन्होंने उसके पर्ची पर लिखा नहीं था, इसलिए वह एडमिट नहीं हुई थी। वल्ली अम्माल के समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उससे अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी कि उसने अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधों से टिकाकर अपने हाथों पैरों को लटकता छोड़कर उसे लेकर अस्पताल की बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा। व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वहाँ वह वहीं होगी। इन दुष्टों ने वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है तो क्या, हमारे विभाग में वार्ड की एक बेड खाली है, उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। उसको जो बीमारी था मेनिंजाइटिस, वह बहुत खराब बीमारी था, मतलब उस बुखार मेनिंजाइटिस का जिसको बुखार लग जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या है, कल सुबह 7:30 बजे तुमने उसको आने के लिए कहा, कल तक तो वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वह बोलता है कि एक बेड खाली है, आप जल्दी से उसको वह बेड दिलवाइए, जल्दी कीजिए। तब वह कहता है, डॉक्टर साहब उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ। ये इंग्लिश का एक वर्ड है जिसको हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश में रहता है तो मैं भी अच्छे से पढ़ देता, हिंदी में थोड़ा हिंदी में इंग्लिश को पढ़ने में दिक्कत होता है। तो डॉक्टर साहब उसको बोलता है, वह आके बोलता है धनशेखरन डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब उससे जो बेड आप बोल रहे हैं, उस बेड को किसी ने रिजर्व करके रखा है। तब वह बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। आई वॉन्ट दैट, मुझे वह चाहिए। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ, मुझे वह लड़की अभी एडमिट चाहिए, सुने, उस लड़की को अभी एडमिट करो, ऐसा वह इंग्लिश में कहता है। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर कभी भी नहीं बोले थे। अतः डॉक्टर धनशेखरन, पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबराकर वल्ली अम्माल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। अर्थात वह जो बड़ा डॉक्टर था वह कभी भी इतना चिल्लाकर पहले किसी से बात नहीं किया था, लेकिन ऐसे आज उनकी बातों को सुनकर वे सभी वहाँ जितने भी डॉक्टर धनशेखरन थे, पाल थे और हेड नर्स और अन्य जो वहाँ के नर्स थे, वे सभी घबरा गए और वल्ली अम्माल को खोजने के लिए ओपीडी की ओर दौड़े। इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुंडा। अब ये जो आप सुन रहे हैं वल्ली अम्माल सोच रही है, पीले रिक्शे में जाकर वह एक दृश्य आपको दिखाया जा रहा है अस्पताल का, डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दृश्य आपको दिखाया जा रहा है वल्ली अम्माल का। तो वल्ली अम्माल तो उसको ले जाती है अस्पताल से, छाती पर लगाकर उसको पीले रिक्शे में बैठा देती है। तब वह सोचती है इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुंडा पिंडित ले चलती हूँ, वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी, गाँव के अस्पताल में नहीं ले जाऊँगी, वहाँ के डॉक्टर साहब ने तो मुझे डराकर मदुरई जाने को कहा था। इसके माथे पर खगड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूंक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वल्ली अम्माल ने मन्नत मांगी, यदि पापाती ठीक हो जाएगी तो श्री वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर अपने हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। तो वह सोचती है कि वल्ली अम्माल को साधारण सा बुखार ही तो है, गाँव में वैद्य से उसको दिखवा दूंगी, उसके माथे पर खगड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूंक करवा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। और साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वह साइकिल रिक्शा पर बैठी हुई थी। और उस समय वल्ली अम्माल ने मन्नत मांगी कि यदि पापाती ठीक हो जाएगी तो वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर अपने दोनों हाथों से रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। इस प्रकार से इस कहानी का भी दी एंड हो जाता है।
मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यह कहानी, अगर आप शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आप सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना दीजिएगा। और अगर आप इसको नहीं समझ पाएँ तो एक बार स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, अगर आप अपनी किसी बात को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और इसके पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास 10 के बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको 300 प्लस पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे जिनको पढ़कर आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।